हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्लास 12th का ईएमआई चैप्टर से एडीज करंट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास एडीज करंट। एडीज करंट यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया है कि ये देख लिया है कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी किसी करंट कैरिंग लूप के साथ जो एसोसिएटेड है अगर चेंज होता है तो उसके अंदर इंड्यूस करंट आ जाते हैं और उसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें, फेराडेज लॉ, लेंजेज लॉ, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है, ये सब हम निकाल चुके हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मोशनल ईएमएफ और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स, ये अभी तक हम कर चुके हैं। तो अभी देखिए आपके पास, आपको आज तक ये चीज़ पता है कि करंट कैसे फ्लो करता है। मान लो ये आपके पास एक मेटल का कोई टुकड़ा है, मतलब मेटल की कोई चीज़ है, एक वायर यहाँ से कनेक्ट है और ये एक बैटरी से इधर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ओके। बैटरी का एक पॉइंट टर्मिनल मान लो यहाँ से ग्राउंड कर रखा है, मतलब ज़मीन से टच है। तो यहाँ पर क्या कुछ करंट होगा अभी इसमें? क्या इस सर्किट में कोई करंट होगा? देखो भाई, यहाँ से सर्किट इधर गया, इधर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ सकते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे ज़मीन में भी जा सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड आ सकते हैं, पर क्या पूरा चक्कर हो रहा है हमारे पास? तो हम अभी तक यही जानते हैं कि करंट को फ्लो करने के लिए एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ चाहिए होता है ना। तो इस टाइम पर इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं होगा, क्योंकि अगर मान के चलिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के इधर पॉजिटिव की तरफ आता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ज़मीन में चला जाता है आपके पास, ऑलराइट, समझ में आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास और एक नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ज़मीन में चला गया, तो ये चार्ज कंजर्वेशन का वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, वरना अगर एक इलेक्ट्रॉन का जाना वहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रॉय होना जैसा हो जाएगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन वापस इसको चाहिए, तो अभी तक यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं है आपके पास। अब क्या होता है आपके पास, कोई अगर मान लो एक आदमी आता है, ज़मीन पे खड़ा है, मतलब कि शूज़ वूज कुछ नहीं पहना हो उसने, नंगे पैर है, ठीक है, तो ये अगर इस प्लेट को छू लेता है तब क्या आदमी को करंट लगता है ना। तब क्या हुआ आपके पास कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला था वो ज़मीन से वापस आदमी के अंदर से आके यहाँ से इसको वापस मिल जाता है, ठीक है। ज़मीन में एक इलेक्ट्रॉन गया था, ज़मीन से एक इलेक्ट्रॉन वापस निकल आया, मेटल से एक इलेक्ट्रॉन गया था, मेटल को एक इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, बैटरी को एक इलेक्ट्रॉन मिला था तो बैटरी ने एक इलेक्ट्रॉन दे भी दिया था। तो सब जगह पे चार्ज आपके पास कंजर्व है और इस तरीके से क्लोज सर्किट होने की वजह से आपको करंट लग रहा है ना। तो अभी तक आप करंट की डेफिनेशन ये देते आए थे कि क्लोज पाथ होना चाहिए करंट को लगने के लिए। और एडीज करंट में भी अभी तक आपने, मतलब सॉरी एडीज करंट नहीं, मतलब इस ईएमआई वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले में अभी तक आपने ये बोला है कि आपके पास एक लूप है, लूप मतलब पूरा क्लोज लूप है, और इसके पास एक आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लेके आते हैं। जैसे कि आप एक मैग्नेट को इधर लेके आए तो उसको देख के इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये क्लोज लूप था तो आपको पता है कि क्लोज लूप के अंदर करंट आ सकता है। तो अभी तक की डेफिनेशन में क्लोज लूप में ही करंट आ सकता है आपके पास, है ना। क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए, यही इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन रही आपके पास, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर क्लोज लूप नहीं है, ठीक है, क्लोज लूप नहीं है और उससे लिंक्ड अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करता हूं तो क्या उसके अंदर करंट आएगा या नहीं आएगा? आता है करंट, उसी को एडीज करंट बोलेंगे हम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एडीज करंट पर चल रहे हैं। अभी तक का सब हो गया हमारे पास ये कि करंट को प्रोड्यूस होने के लिए आज तक हम सिर्फ ये जानते थे कि क्लोज लूप होना चाहिए। अब बिना क्लोज लूप के भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पर देखते कैसे। तो मान लो आपके पास एक मेटल का ऐसा पाइप, मेटल का कोई टुकड़ा है, मेटल है आपके पास, ठीक है, ये इस तरीके से, और इसके पास एक मैग्नेट हम लेके आते हैं इधर नॉर्थ से साउथ, ये ऐसा मैग्नेट इधर लेके आए। जैसे ही मैग्नेट इधर लेके आएंगे तो इससे लिंक आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाला है, ये सबको पता है हमको, ठीक है। इससे लिंक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपके पास चेंज होने वाला है ये इसके पास जैसे आएगी। तो क्या इसके अंदर तो कोई क्लोज लूप है ही नहीं आपके पास, ये कहीं से और कहीं से कनेक्ट नहीं है, हवा में लटका रखा है सपोज करो ऐसे, ठीक है। तो कोई क्लोज लूप नहीं है, ये तो अपने आप में है आपके पास। इलेक्ट्रॉन इससे निकल के कहीं नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन इससे निकल के जाएगा और कहीं से इलेक्ट्रॉन आएगा तभी तो करंट बनेगा। इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन रहा तो आपके पास करंट कैसे बनेगा, है ना। इसके अंदर तो पहले से ही मूव करते रहते हैं रेंडमली। तो क्या इसके अंदर करंट आएगा?
तो एडीज बोलता है कि हाँ इसके अंदर करंट आएगा। पर इस एडीज करंट को समझने से पहले मैं एक दो चीज़ें और डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जिसकी बदौलत ये सोचा गया बाद में, ठीक है। तो उन एक्सपेरिमेंट्स को पहले देख लेते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट क्या किए गए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूँ। जनरली आपके पास दो पाइप लिए गए, दो पाइप इस तरीके से, दोनों पाइप्स की जो लेंथ है वो आपके पास सेम है और डायमीटर वगैरह मतलब सब कुछ सेम है आपके पास, ठीक है। डायमीटर और लेंथ सब कुछ सेम है। बस आपके पास एक मेटल आपके पास मतलब एक पाइप जो आपके पास किसी मेटल का बना है, सपोज करो एल्यूमिनियम का, ठीक है। और एक पाइप आपके पास, दोनों होलो है, एक पाइप आपके पास प्लास्टिक का है, पीवीसी का लगा लो, है ना। तो क्या किया गया, एक मैग्नेट को इसके अंदर से डाल दिया गया, दोनों के अंदर से, और एक बार फ्री फॉल कराया गया उसी मैग्नेट को, ठीक है। एक बार तो क्या कराया गया, फ्री फॉल, और एक बार किया गया इस पीवीसी पाइप से गुजारा गया, और एक बार क्या किया गया, इस एल्यूमिनियम के पाइप से, मेटल के पाइप से गुजारा गया, ठीक है। यहाँ से ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरेगा, फ्री फॉल कर रहे हैं, बस ऐसे छोड़ा है तो पता है आपको, बॉडी सिर्फ अर्थ की एक्सेलरेशन, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से गिरती है। अर्थ उसको जिस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरती है आपके पास, है ना। तो उस टाइम पे उसके अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो इस टाइम पर इसकी एक्सेलरेशन होती है जी के बराबर। यहाँ पर जब प्लास्टिक के पाइप से इसको डाला गया तो यहाँ पर भी जब इसकी एक्सेलरेशन निकाली गई तो ये भी आई आपके पास जी के बराबर, ठीक है। जी एक्सेलरेशन ग्रेविटी से ही गिराई आपके पास। यहाँ पर जब मेटल के पाइप से इसको डाला गया तो देखा कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ये आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से लेस प्रोड्यूस हो रही थी, लेस, ठीक है। मतलब कि ये वाला और ये वाला तो गिरने में सेम टाइम ले रहे थे, जितना भी टाइम इनको लगा होगा हाइट वाइट पे डिपेंड करेगा। ये वाला और ये वाला गिरने में सेम टाइम ले रहे थे, और इस वाले को गिरने में ज़्यादा टाइम लगा, ऊपर से नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास क्या हो सकती है वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो देखो एक्सपेरिमेंट, अभी एडीज करंट से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। अभी खाली आप एक्सपेरिमेंट समझ गए आप कि मेटल पाइप से डाल रहे हो तो ज़्यादा टाइम लग रहा है नीचे आने में, और इन वालों से बिना मेटल वाले पाइप से और आपके पास फ्री फॉल कराने में जो टाइम लग रहा था वो आपके पास बराबर है, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं जहाँ से एडीज करंट के बारे में सोचना स्टार्ट हुआ है आपके पास। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, फिर एडीज करंट पर आएंगे हम, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, देख लेता हूँ वीडियो चल रही है, ठीक है। देखिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इधर से एक यहाँ से एक मतलब कुछ वायर है, इंसुलेटेड वायर है। ये वायर कैसा है, इंसुलेटेड वायर, ऊपर से यहाँ से फिक्स कर रखा है ये आपके पास इंसुलेटेड वायर, और ये आपके पास कोई मेटल की शीट है। ये क्या है, कोई मेटल की शीट है, ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रखी है, ठीक है। ओके, पहले क्या किया गया कि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, मान लो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। हमने क्या किया, इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट दी, जैसे ऊपर से आपके पास ऐसे लटका हुआ है ना ये ऊपर से, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इधर ले जाए, थोड़ा सा इधर लेके छोड़ दिया, तो आप सभी को पता है कि ये ऐसे ऐसे ओसिलेट करेगा, है ना। कुछ टाइम तक ओसिलेट करता रहेगा और फिर काफ़ी देर में आके ये आपके पास रुकेगा। समझ में आई बात आपको। ये तो नॉर्मल से एक्सपेरिमेंट है ना, जैसे पेंडुलम का होता है। आपने इसको इधर ले जाके कोइल को छोड़ा तो ये आपके पास इधर गया इधर गया इधर गया, और ऐसे थोड़ी देर ओसिलेट करेगा। ओसिलेट करने के बाद कुछ टाइम के बाद एनर्जी लूज होती जाएगी, तब जाके ये आपके पास रुकता है, ठीक है। तो हमने उसका टाइम मेजर कर लिया कि कितनी देर में आके ये आपके पास रुक रहा होता है। वो टाइम कितना भी होगा, मान लो 40 सेकंड में आके आपके पास ये रुक रहा है, ठीक है। तो वो कितना भी हो सकता है, मान लिया हमने 40 सेकंड है। अब हमने क्या किया, इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लिया, ठीक है। दो मैग्नेट्स के बीच में रख दिया इसको। तो मैग्नेट्स के बीच में रख दिया तो यहाँ पर आपके पास नॉर्थ से साउथ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, आप इसको जैसे ही इधर ले जाके छोड़ते हैं तो ये आपके पास उधर गया इधर गया, पर आपके पास वो 40 सेकंड में रुक रहा था, तो ये आपके पास 10-15 सेकंड में ही रुक जा रहा है, ठीक है। वो पहले वाला जब उसको बिना मैग्नेटिक फील्ड के ओसिलेट करा रहे थे तो आपके पास ज़्यादा टाइम ले रहा था ओसिलेट, मतलब रुकने में, लास्ट में आगे ये आपके पास थोड़ी देर उधर उधर गया और इसकी ओसिलेशन कम होती गई और इवेंचुअली ये आपके पास एकदम से रुक जाता है। 15 सेकंड में नहीं, बहुत जल्दी रुक जाएगा आपके पास, ठीक है।
अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि जो आपके पास इंड्यूस करंट वरंट के बारे में पढ़ा था, तो इंड्यूस करंट के बारे में आपके दिमाग में ये आता था कि वहाँ पर एक क्लोज लूप होना चाहिए। ये क्लोज लूप नहीं है, ये पूरी मेटल की शीट है आपके पास, ठीक है, पूरी मेटल शीट है, क्लोज लूप नहीं है आपके पास। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर आपके पास पूरे सिलेंडर पूरी मेटल है आपके पास, ना कि कोई क्लोज लूप है आपके पास, ठीक है, हवा में ले सकते हैं उनको। तो इससे पहले इंड्यूस करंट की डेफिनेशन में आपके दिमाग में ये होता था कि भाई अगर करंट इंड्यूस भी होना है तो एक क्लोज लूप होना चाहिए, क्योंकि करंट की डेफिनेशन ही आज तक आप ये जानते थे कि क्लोज लूप में ही, क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ में ही आपके पास करंट फ्लो होते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आपके दिमाग में ये नहीं आया कि इनमें कोई करंट हो सकता है इंड्यूस, क्योंकि ये आपके पास क्लोज सर्किट नहीं है, पूरा सर्किट बना ही नहीं है, तो करंट कहाँ से आएगा। फिर एडीज क्या है, एडीज बोलता है कि एक मेटल की शीट जो कि क्लोज लूप नहीं है कहीं से भी, उससे लिंक्ड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए तो उसके अंदर भी करंट इंड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस सुनो, एडीज ने क्या बोला कि आपके पास ये क्या बोलता है, आपके पास ये शीट है मेटल की, अगर इससे लिंक आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हो तो इसके अंदर भी करंट इंड्यूस हो जाते हैं। अब करंट आपके पास कहीं भाग के तो जा नहीं सकते, जैसे वायर में होता है, वायर में तो उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है, यहाँ से यहाँ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं आपके पास, है ना। पर इसमें कहाँ पे जाएंगे, तो ये क्या बोलता है कि जो एडीज करंट प्रोड्यूस होते हैं ये वहीं पर कोसेंट्रिक सर्कल में प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, वहीं पर कोसेंट्रिक सर्कल में प्रोड्यूस हो जाते हैं एडीज की फॉर्म में। एडीज की फॉर्म में, एडीज क्या होते हैं, जो वाटर के अंदर वर्लपूल बनता है ना, ऐसे चक्रिया सी आती है वाटर के अंदर, तो ये वो है आपके पास एडीज की फॉर्म में। तो करंट उधर एडीज की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। अभी मैं इसकी डायरेक्शन नहीं बता रहा, डायरेक्शन कैसी होएगी, इसकी डायरेक्शन वो क्या बोलता है, चलो बता ही देता हूँ। वो क्या बोलता है, इसकी डायरेक्शन जो है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ही होती है, जो लेंज लॉ पढ़ा था। तो अभी इन सब को मैं रब कर रहा हूँ और इस चीज़ को भी अभी मैं नहीं बता रहा, इन सब की एक्सप्लेनेशन में आपके पुराने कंसेप्ट से लेके आ रहा हूँ कि क्या एक्चुअली में हुआ होगा मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो ये एडीज करंट आए, और फिर एडीज करंट की डायरेक्शन देखेंगे वहाँ से कैसी होती है, और फिर उसको समझने के बाद मैं इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स पे दोबारा आऊँगा और इनको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या हो रहा है आपके पास, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पुराने कंसेप्ट से ही रिलेट करूँगा आपका, तो आपको पुराने कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड के पता होने चाहिए इसको समझने के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन एक पाथ में बेशक से मूव नहीं कर सकते, पर आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर या कोई भी चीज हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हरदम मौजूद रहते हैं, और अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें तो वो रैंडमली मूव करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से। समझ में आई बात भाई, हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इस फोन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, बोर्ड के अंदर, मार्कर के अंदर, सब चीज़ों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। रूम टेम्परेचर के ऊपर उनके पास इतनी इनफ एनर्जी होती है कि वो सब रैंडमली मूव करते रहते हैं। ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी बेशक से 0 हो, पर रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है। हमने थर्ड यूनिट में मैग्नेटोस्टैट के अंदर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर हमने देखा था कि जब भी कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, अगर वो 0 या 180 से एंटर करता है तो स्ट्रेट लाइन में जाता है, 90 से एंटर करता है तो सर्कल में मूव करता है आपके पास, और अगर 90 ना हो तो हेलिकल पाथ फॉलो करता है ना, कुछ ऐसा पढ़ा है हमने। ओके, देखो उस चीज़ को मैं आपसे रिलेट करता हूँ, यहाँ से रिलेट करता हूँ। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हरदम मेटल के अंदर मूव करते रहते हैं। अभी जस्ट इसको, इससे मैं उसको रिलेट करूँगा। एक इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से इधर एंटर करता है, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस पर BQV फोर्स लगाता है, Q इंटू में V क्रॉस V फोर्स लगाते हैं, है ना, जिसकी डायरेक्शन अगर आप निकालते हैं तो V इस साइड आपके पास, ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी उस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर करी, सीधे हाथ की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोड़ा तो फोर्स लग रहा है आपके पास ऊपर की तरफ, ठीक है। पर आप बोलेंगे कि जो चार्ज है वो नेगेटिव E है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो आपके पास डायरेक्शन उल्टी आएगी, नेगेटिव साइन की वजह से डायरेक्शन उल्ट जाएगी। मैग्नेटिक वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर करी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोड़ा तो फोर्स ऊपर आ रहा था, पर इस नेगेटिव साइन की वजह से फोर्स नीचे कंसिडर करेंगे, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर जाके ऐसा सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं वहाँ पर।
तो इलेक्ट्रॉन आपके पास इस तरीके से मूव कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर एंटर किया होता तो वो इस तरीके से मूव कर रहा है आपके पास, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर ऐसा, इसको वहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करने लग गया। इलेक्ट्रॉन जब ऐसे मूव कर रहा है तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में चलना, इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में चलना क्या करंट का दूसरी डायरेक्शन में होना नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन का किसी एक डायरेक्शन में मूव करना, मूव तो करेंगे ना इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन का किसी एक डायरेक्शन में मूव करना एक करंट कैरिंग लूप बनाता है और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो से उल्टी डायरेक्शन में होती है। तो आप इसको क्या मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आपके पास करंट की कैरिंग वायर की तरह ये बिहेव कर रहा है, तो इस तरीके का करंट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। और बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था, जो बाहर से अप्लाई किया गया था, उसकी डायरेक्शन है इनवर्ड, बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ। जो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आया है, और आप सभी को पता है करंट कैरिंग लूप अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसकी डायरेक्शन देखिए, करंट कैरिंग लूप ऐसा है ना, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर करी, मैग्नेटिक फील्ड कहा बाहर की तरफ। इसने कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा, बाहर की तरफ। अप्लाई कैसा किया गया था, अंदर की तरफ। उसकी वजह से जो करंट अंदर प्रोड्यूस हुआ उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ। दोनों अपोज कर रहे हो, यही तो लेंजीज लॉ था। लेंज लॉ यही तो था कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, जिस वजह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंज को अपोज कर सके। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो उसको अपोज करने के लिए बाहर की तरफ करंट प्रोड्यूस होता है, और कैसा है, सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ इसको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर एंटर कर रही होगी, नॉर्थ से बाहर निकलती है फील्ड लाइंस, तो इसमें करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा जिसका मैग्नेटिक फील्ड इस अंदर आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके। तो इसको एक मैग्नेटिक फील्ड, ये तो अप्लाइड फील्ड है, तो ये जो प्रोड्यूस करेगा इसको मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो इसको करंट कैसा होना चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड उधर हो, तो आप सभी को पता है अगर करंट इस तरीके से हो तो मैग्नेटिक फील्ड उधर होगा, तो करंट आपके पास इस तरीके से रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज आपके पास नॉर्थ पोल बनाता है ना। तो नॉर्थ को रिपेल करने के लिए नॉर्थ पोलैरिटी आ गई, वैसा ही जैसा लेंजीज लॉ में था। तो एक तरीके से ये एडीज करंट भी लेंजीज लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अब आप बात करते हैं कि भाई मैंने तो बहुत सारे लूप बना दिए, यहाँ पे तो एक ही लूप की बात हुई है, तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो सबकी डिफरेंट वेलोसिटीज हो सकती हैं। तो आप देखिए एक बार इस चीज़ को भी समझते हैं। यहाँ पर आपके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है तो इसको कोई सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, और यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही है तो वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो सेंटर की तरफ है वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दिला रहा है, ये वहाँ पे करके आए हम, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं अगर इसकी आर निकालना चाहूँ तो ये आएगा mv/bq, ये q/m रेशियो तो सब इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सब के लिए सेम है। रेडियस जो डिपेंड कर रही है आपके पास वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, जितनी किसी की वेलोसिटी ज़्यादा तो वो ज़्यादा रेडियस का सर्कल बना सकता है, किसी की वेलोसिटी कम तो वो कम रेडियस का आपके पास सर्कल बना सकता है, पर सब घूमेंगे एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की डायरेक्शन एक जैसी ही रहेगी मैग्नेटिक फील्ड में, सब घूमेंगे एक ही डायरेक्शन में। तो कोई बड़ी रेडियस का सर्कल बनाएगा, कोई आपके पास छोटी रेडियस का सर्कल बनाएगा, और सबके घूमने की वजह से आपके पास करंट भी बनेगा आपके पास, है ना। तो इस तरीके से एक प्लेट के अंदर ये आपके पास कोसेंट्रिक सर्कल, एडीज बोलते हैं इनको, वाटर में जैसे चक्री सी आती है वैसा, ऐसे एडीज की फॉर्म में करंट प्रोड्यूस हो जाता है अपनी जगह पे। इलेक्ट्रॉन कोई यहाँ से बाहर निकल के नहीं जा रहे, ये जस्ट ये वाला केस हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी ही जगह पे उधर 90 डिग्री से अपनी जगह पे सर्कुलर पाथ में घूमने लग गए, जिनकी वजह से करंट बन रहा है, और करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को अपोज कर सके। अगर यहाँ पे साउथ आता तो साउथ पोलैरिटी बन जाती, नॉर्थ आया तो नॉर्थ पोलैरिटी बन गई, ठीक है। एडीज करंट समझ में आया। तो एडीज करंट क्या है, दीज आर द करंट इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस, इन द सरफेस, पता नहीं इन लगेगा वो लगेगा एट लगेगा वो देख लेना, इन द सरफेस ऑफ ए मेटल when a changing magnetic field या a changing magnetic flux
is applied to it. It is the these are the currents induced in the form of eddies भी लिख सकते हैं, in the form of eddies. These are the current induced in the form of eddies on the surface of in the surface of the metal, मतलब अंदर ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि बाहर हो रहा होगा, ठीक है, in the form of eddies. और ये आपके पास इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, डायरेक्शन होगी अब अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, और लेंज़ लॉ में हम बड़े अच्छे से समझ के आए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल से कि कैसे कैसे डायरेक्शन बनाते हैं. तो ये आपके पास पुराना कंसेप्ट ही था. ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास पूरा क्लोज पाथ होने की जरूरत नहीं है, आपके पास बिना क्लोज पाथ के भी ये आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब हम चलते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने में, जो एक्सपेरिमेंट हमने देखे थे, ठीक है, कि क्या क्या रहा होगा. सबसे पहले मैं इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ जो अभी ये बनाया था हमने. इस तरीके से एक मेटल का टुकड़ा था, ये आपके पास नॉर्थ पोल, ये आपके पास साउथ पोल, और ये आपके पास ऐसा बाहर से अंदर की तरफ जा रहा था, है ना. तो यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से रहा होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से रहा होगा, ठीक है. ओके, मान लो ये पहले बाहर था, या फिर मतलब मान लो ये पहले इस साइड था, पहले ये आपके पास इस साइड था, वहाँ से हमने छोड़ा इसको तो ये इधर आने लग गया. जब तक ये बाहर था तो इसके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने रीजन में है, ठीक है. जैसे ही मैंने उसको छोड़ा तो ये अंदर की तरफ आने लग गया, अंदर की तरफ आने लग गया. जैसे ही ये अंदर की तरफ आएगा तो यहाँ से देखिए इसके अंदर नॉर्थ पोलैरिटी, यहाँ से नॉर्थ फील्ड एंटर कर रहा है. तो जैसे मैं अगर कोई बुक लूँ, जैसे मान लो जैसे मैं ये लेता हूँ, आपके पास ये बाहर से ऐसे एंट्री मारता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में. तो यहाँ तो नॉर्थ है, इस साइड साउथ है, तो ये यहाँ से ऐसा आ रहा है, तो इधर से नॉर्थ फील्ड लाइंस गया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, क्योंकि ये मोशन में है ना. मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसका अलग अलग एरिया एंटर करेगा, अलग अलग एरिया एंटर करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है. और आप सभी को पता है, अभी करके आया है एडीज करंट की डेफिनेशन में, कि अगर आपके पास एक शीट है और उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें एडीज करंट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. यहाँ पे था नॉर्थ, फील्ड लाइन्स अंदर जा रही थी, तो नॉर्थ को अपोज करेगा ये, क्योंकि फ्लक्स के चेंज को अपोज करना है, नॉर्थ को अपोज करना है, तो इस साइड बना लेगा ये अपने नॉर्थ पोलैरिटी. अपोज करना है ना नॉर्थ पोलैरिटी, नॉर्थ पोलैरिटी करने के लिए इस साइड आ जाएंगे आपके पास, इसकी उस साइड आ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है. और आप सभी को बताया है उस साइड साउथ है, तो उसको अपोज करने के लिए उस साइड कैसा आ जाएगा, क्लॉकवाइज करंट. तो इस तरीके से इसमें पोलैरिटी आ गई, ठीक है. नॉर्थ वाली साइड है नॉर्थ पोलैरिटी, साउथ वाली साइड से देखेंगे तो आपके पास साउथ पोलैरिटी, मतलब एडीज की फॉर्म में ऐसे करंट इसके अंदर इंड्यूस हो गए, ठीक है. ओके, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये फील्ड में एंटर करती है इस तरफ नॉर्थ, उस तरफ साउथ, ठीक है. अभी मैं दूर की ही बात कर रहा हूँ, दूर ही है ये आपके पास, ठीक है. कैसे, जैसे फील्ड में एंटर करने से पहले की ही, जस्ट जब एंटर करने लग गया तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है. ओके, इसको ऐसे समझते हैं. यहाँ पर ये एंटर करता है, जैसे ही इसका ये वाला हिस्सा एंट्री मारता है तो उस साइड नॉर्थ आया, तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ रिपेल करेंगे, ठीक है. जैसे ही वो एंटर कर रहा है तो उसके उस साइड नॉर्थ बनने लग गया, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, तो ये वाला नॉर्थ उस वाले नॉर्थ को उस तरफ धक्का देगा. ये वाला साउथ, इस साइड साउथ बना था, इस साइड नॉर्थ बना था उस सीट के, तो इस साउथ को देख के ये साउथ धक्का देगा उस तरफ, है ना, दे दिया धक्का. अब क्या बताया, आप क्या बोल रहे हो कि एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, तो दो वेक्टर है ये आपके पास. दो वेक्टर जब किसी एंगल पर एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट डायगोनल के लॉन्ग आता है, तो इनका नेट रिजल्टेंट उस साइड बनेगा. तो जब ये एंट्री मार रहा है तो इस नॉर्थ पे लगा उस साइड फोर्स, उस साउथ पे लगा उस साइड फोर्स, और दोनों का रिजल्टेंट गया इस साइड. तो ये इनका दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों की रिपल्सन चेंज को अपोज करने की वजह से इसको वापस रिपल्सन मिल रहा है, ड्रैग मिल रहा है. तो जो ये आना चाह रहा था एंट्री, ग्रेविटी की वजह से एंट्री मार रहा था, तो इन दोनों की रिपल्सन इसको वापस ले जाना चाह रही है, ठीक है. तो मोशन में तो दिक्कत आई ना, ये अंदर आना चाह रहा था, इन दोनों की रिपल्सन इसको बाहर भेज रही है. ये अंदर आना चाह रहा था, इन दोनों की रिपल्सन इसको बाहर भेज रही है, तो इसके मोशन में तो दिक्कत आई, कुछ तो स्लो होएगा, मोशन स्लो हो गया, चलो ठीक है. एंट्री करते वक्त अपोज किया एंट्री को, ठीक है, स्लो हो गया. फिर मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट चेंज हो रहा है आपके पास, क्योंकि सारा एरिया इसके अंदर फील्ड के अंदर आ गया, तो कुछ एरिया चेंज नहीं हो रहा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया. अब लगना बंद हो गया आपके पास, एडीज करंट बनने बंद, एडीज करंट बंद रहे जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रहा. अब बाहर निकल रहा है, जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो फिर से फ्लक्स चेंज होने लग गया. फ्लक्स चेंज होएगा तो फ्लक्स चेंज की फिर से अपोज करेगा,
फ्लक्स क्या हो रहा है, अब की बार कम हो रहा है। लेंज़ लॉ क्या बोलता है, अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो ये उसको उस डायरेक्शन में बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये कम नहीं होने देना चाह रहा है। ठीक है, तो अब जब ये फील्ड से इस साइड बाहर निकल रहा है, फील्ड से इधर बाहर आने लग गया, तो नॉर्थ को इसका फ्लक्स कम हो रहा था, मतलब इस साइड नॉर्थ पोलैरिटी कम हो रही थी, तो अब की बार ये इधर नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए इस साइड साउथ बना लेगा, दूसरी साइड नॉर्थ बना लेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, जब ये बाहर निकल रहा है तो इस साइड नॉर्थ पोलैरिटी कम हो रही है, नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए इधर साउथ पोलैरिटी बनाएगा। अब की बार लेंज़ लॉ है भाई, ये तो चेंज को अपोज करना है, ये लेंज़ लॉ वाला टॉपिक आप करके आ सकते हैं दोबारा से। उस साइड साउथ को अट्रैक्ट करने के लिए नॉर्थ पोलैरिटी, अब की बार साउथ इधर बना, नॉर्थ इधर बना, इस नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन हुई, उस नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन हुई और रिजल्टेंट वापस गया। तो देखो आप, फील्ड में एंटर कर रहा था तो एंट्री नहीं दे रहा था, अपोज कर रहा था एंट्री को भी, फील्ड से बाहर जा रहा है तो ये इसको वापस खींच रहा है, फील्ड से बाहर भी नहीं जाने दे रहा। तो जब ये एंट्री मारता है तो वापस धक्का देता है, ये धीरे स्लो हो जाती है इसकी स्पीड, तो बाहर निकल रहा होता है तब वापस खींच लेता है, तब स्लो कर देता है। तो ना तो बाहर निकलने दे रहा, ना वापस अंदर आने दे रहा, तो इस तरीके से इसकी ऑसिलेशन को एकदम डाई आउट कर देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो इसकी ऑसिलेशंस की जो टाइप रहेंगी, ऑसिलेशंस जो इसकी रहेंगी वो कैसी रहेंगी आपके पास, डैम्प्ड ऑसिलेशन। कैसी रहेंगी, डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशंस वगैरह, डैम्प्ड ऑसिलेशन हम पढ़ के आए हैं, जिसमें आपके पास एक तो ऑसिलेशंस ये होती है कि लगातार आपके पास चलती रहे, और डैम्प्ड कैसी होती है, कुछ टाइम के बाद वे डाई आउट हो जाए। ठीक है, मतलब एनर्जी खत्म होती चली जाए आपके पास, है ना। तो इसकी ऑसिलेशन कम होती जाएगी और इवेंचुअली आपके पास रुक जाएगा। तो इस वजह से ये जल्दी आपके पास जल्दी रुक जाता है, और इसलिए इसका टाइम उस वाले से कम आता है। सेम रीज़न आपके पास इस पाइप के लिए है कि पीवीसी वाला पाइप था, तो उसमें तो कोई वो तो आपके पास मेटल की शीट नहीं है, वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज का असर नहीं हो रहा होगा, फ्री फॉल में कुछ नहीं हो रहा होगा। जब ये एल्यूमिनियम वाले पाइप में डाला गया, मेटल वाले में, तो इधर जैसे नॉर्थ आ रहा था, इधर साउथ आ रहा था, तो नॉर्थ को देख के इस सीट के अंदर इस तरीके का एडीज करंट प्रोड्यूस होगा कि नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी, तो ये पहले इसकी एंट्री को अपोज करेगा। ठीक है, जैसे जैसे एंट्री होती जाएगी, हर एक में अगले वाले में नॉर्थ आता चला जाएगा, नॉर्थ आता चला जाएगा, पिछले वालों में साउथ आता चला जाएगा अटैक करने के लिए। ठीक है, आगे तो नॉर्थ बनता चला जाएगा और पीछे वालियों में साउथ बनता चला जाएगा आपके पास। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये इसके चेंज को अपोज करता है, नॉर्थ वाला इसको आने नहीं देगा, और जब ये बाहर निकलने लग जाएगा तो इसमें चेंज को अपोज करने के लिए अपोजिट पोलैरिटी बन जाएगी। तो इस तरीके से एडीज करंट की वजह से ही वो इसके मोशन को सिर्फ इसी तरीके से अपोज कर रहा है जैसे इधर कर रहा था, तो ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे को उसमें। शुरुआत में जब एंट्री कर रहा है, नॉर्थ पोल एंट्री कर रहा है, तो नॉर्थ पोलैरिटी आ गई, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर रहे हैं। जब ये दूर जा रहा होगा तो साउथ दूर जा रहा है, साउथ को अट्रैक्ट करने के लिए नॉर्थ पोलैरिटी है, ये वापस खींचेगा। तो ना तो ये इसको आगे जाने दे रहा, ना निकलने देना चाह रहा, पर ग्रेविटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो ये गिरे तो गा, पर स्लो स्पीड से गिरेगा आपके पास, इसलिए उसमें टाइम ज़्यादा कम लगता है, आपके पास ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये था आपके पास एडीज करंट, जो कि बल्क ऑफ द कंडक्टर के अंदर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होते हैं, और ये फॉलो करते हैं आपके पास लेंज़ लॉ को ही, कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को इसने अपोज करना है। ठीक है, जैसे लेंज़ लॉ में डायरेक्शन बनती थी, इन द सेम वे इसकी डायरेक्शन बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एडीज करंट प्रोड्यूस होते हैं। ये एडीज करंट जो है, इनके नुकसान भी है, क्योंकि हम कभी चाह रहे होते हैं ये प्रोड्यूस हो, कभी नहीं चाह रहे होते हम ये प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो इनके कुछ नुकसान भी है, और इनके कुछ यूजेस भी आदमी ने लिए हैं, मतलब कुछ यूज भी हम इनका करते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं और इसके नुकसान देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन और नुकसान दोनों ही देखते हैं, और कैसे इनको अगर नुकसान है तो रिड्यूस किया जा सकता है वो देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ एडीज करंट, एप्लीकेशन से पहले एक बार थोड़ा सा नुकसान मैं इसका बता देता हूँ कि आपको क्या है। देखिए, करंट जब प्रोड्यूस होएगा आपके पास किसी भी शीट के अंदर, जैसे ऐसा करंट प्रोड्यूस हो गया, हम इस तरीके से करंट जब प्रोड्यूस होएगा तो इस शीट का कुछ रेजिस्टेंस भी रहने वाला है, कुछ करंट आ गया तो इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, पहली बात I²RT से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट इंड्यूस हो रहा है शीट के अंदर, और उसका कुछ रेजिस्टेंस भी है, तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वो गर्म होगा, या हीट होने से इसकी मेटल का भी नुकसान होगा, इस अपरेटस का भी नुकसान होगा आपके पास। एक नुकसान तो ये है आपके पास हीटिंग की वजह से, है ना, मेनली नुकसान आपके पास ये हीटिंग वाला ही है ज़्यादातर। दूसरा, ये चेंज को अपोज करता है, तो किसी जगह पे हमको चेंज को में अपोज नहीं चाहिए हो, तो वहाँ पर भी ये नुकसान दे सकता है। ठीक है, आएंगे नुकसान पे, क्या क्या नुकसान है बाद में, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा था कि ये अनवांटेड करंट से एक तरीके से,
जिनको आप कम करना चाहते हैं। अब आपने ये पढ़ा था कि कोई वायर है, वायर का कुछ रेजिस्टेंस है R, उसमें आप करंट दे देते हैं I, तो इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है I²RT। तो आपने बोला था कि आपकी ने जो एनर्जी वायर के अंदर दी थी उसका ज़्यादातर हिस्सा तो हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है ना। तो ये हीटिंग इफेक्ट को आप नुकसान में दे बताते थे। फिर आपने क्या बोला कि हीटिंग इफेक्ट अगर नुकसानदेह है तो आप इसके यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, बल्ब बना दिया, हमने हीटर बना दिया, प्रेस बना दी, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, इलेक्ट्रिक रोड बना दी, ऐसे बहुत जगह पे, जैसे आपके पास फ्यूज़ बना दिया, तो बहुत जगह पे हम इसको यूज़ भी करने लग गए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को। तो आदमी क्या है, दिमाग लगा के यूज़ तो बना ही लेता है चीज़ों को। इसी तरीके से एडीज करंट के भी नुकसान भी है, तो आदमी ने दिमाग लगा के इनका फ़ायदे के लिए भी यूज़ किया है, और बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है इसकी जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो एडीज करंट की एप्लीकेशन भी हमने बनाई है, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है आपके पास, एप्लीकेशन 1 है आपके पास मेटल डिटेक्टर्स। मेटल डिटेक्टर्स, जब मैं अपनी 12th क्लास में था तब ये क्वेश्चन आया था फाइनल पेपर में, मेटल डिटेक्टर किस उस पर वर्क करते हैं, किस फिजिक्स के किस फिनोमेना पे वर्क करते हैं आपके पास। ठीक है, तो मेटल डिटेक्टर जो है एडीज करंट वाले फिनोमेना पर ही वर्क करते हैं। मेटल डिटेक्टर क्या है, आप एयरपोर्ट में जाओ या लैब उधर मॉल वगैरह में जाते हो तो एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, वो ले आ रहता है रोड सी टाइप की ना, वो ऐसा चलाएगा आपके शरीर पे ऐसा। अगर कुछ मेटल की चीज़ होती है तो उसमें एक अलार्म सा बोलने लग जाता है ना। अगर कुछ नहीं है तो अलार्म नहीं बोलेगा, वो आपको जाने देता है ना, ऐसा रहता है आपके पास। तो उसी को बोलते हैं मेटल डिटेक्टर। वो कैसे वर्क करता है, वो एडीज करंट पर ही वर्क करता है। तो आदमी ने देखो दिमाग लगा के वो चीज़ बनाई है। तो देखो क्या होता है उसके अंदर इस तरीके से जस्ट और कुछ नहीं, इधर कुछ इस तरीके का रहता है वो, मतलब यहाँ पे एक लूप है और इस तरीके का रहता है। ठीक है, वो पकड़ेगा इसको, ऐसा ऐसा घुमाएगा आपके पास इस तरीके से आपके शरीर पे, ऐसा रहता है। जनरल सा आइडिया दे रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ होती है आपके पास मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, मैग्नेट। ये मैग्नेट का नॉर्थ रहेगा, साउथ रहेगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। ठीक है ठीक है, वो तो बना लोगे आप, बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ से जो वो पकड़ा हुआ है उस पे हाथ में इधर मेटल मैग्नेट होगी जो कि अपना नॉर्थ साउथ पोल अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर देगी। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इस लूप में कोई करंट नहीं प्रोड्यूस होने वाला, क्योंकि ये फिक्स है आपके पास, ना कोई मूव कर रहा है। मैग्नेट भी आपके पास परमानेंट है, ना उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ना एरिया चेंज हो रहा है, ना फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो कोई करंट इसके अंदर इसकी वजह से इंड्यूस नहीं होता। बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या रहता है आपके पास, ये क्या करेगा, इस मेटल डिटेक्टर को लेके जाएगा आपके शरीर पे। ऐसा किया, आपके शरीर पे जब ऐसा करता है तो मान लो इसके सामने आपके शरीर में या जो जिस भी बंदे पे कर रहे हैं उसके आगे कोई मेटल का टुकड़ा आ गया, मतलब आपके पास कोई मेटल है वो आ गई, जैसे ये घुमा रहा था कोई मेटल आ गई, इसके चेंज, ये अभी इसको घुमा रहा है तो आप एक तरीके से जो ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके शरीर पे जो लग रहा है वो चेंज हो रहा है। भाई मैग्नेटिक फील्ड को चला रहा है ना, वैसा मैग्नेटिक फील्ड जो पहुंच रहा होगा वो चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, अगर कोई मेटल आ गई आपने कोई मेटल लेके गए, वो मेटल आ गई, तो मेटल के अंदर क्या होगा, एडीज करंट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, एडी करंट प्रोड्यूस होंगे। एडी करंट प्रोड्यूस हो गए सर्कुलर फॉर्म में, इस तरीके से छोटे मोटे प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा भी नहीं। एडीज करंट प्रोड्यूस हो गए। एडीज करंट की क्या वो रहती है कि एडीज करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को अपोज कर सके। तो वो चेंज कैसा भी हो सकता है, मान लो इस तरीके से करंट आ गया, ठीक है, एडीज करंट है, करंट मान लो इस तरीके का आ गया, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है एडीज की फॉर्म में। ठीक है, अब आपको पता है कि ये एक एडीज करंट जो बने हैं है तो करंट के लूप, ये भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे जो कि इसके चेंज को अपोज करते हैं, है ना, ऐसे ही करेंगे। तो इनकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। वो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप तक पहुंचेगा जो इस मेटल डिटेक्टर के अंदर लगा है। ठीक है, और क्योंकि आपके पास लूप को आप इसको लगातार घुमा रहे हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है, इसको ऊपर नीचे ले जा रहे हो तो इसका अलग अलग एरिया इसके अंदर आएगा। तो जो इस तरीके से इस लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, किसी लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे लॉ में स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हम, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होता है। तो ये जो मेटल डिटेक्टर का आपके पास लूप था, इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, और उसकी डायरेक्शन लेंजेज लॉ से बोल सकते हैं, करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, करंट इंड्यूस हो गया। ये करंट किसी अलार्म से जुड़ा होगा आपके पास,
जैसे अलार्म, जैसे ही करंट गया अलार्म में जाएगा, अलार्म बज पड़ेगा आपके पास, है ना, बीप बीप से जो भी साउंड आएगी। तो इस तरीके से मेटल डिटेक्टर आपके एडीज करंट पर वर्क करते हैं। हुआ क्या, मेटल डिटेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, अगर वो आप इसको मूव करा रहे हैं तो कोई मेटल आती है उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो मेटल के अंदर एडीज करंट प्रोड्यूस हो गए। सर्किट पूरा होने की जरूरत ही नहीं है, एडीज करंट प्रोड्यूस हो गए। एडीज करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड देंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड मेटल डिटेक्टर के लूप में जाएगा तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से उस लूप के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा और वो लूप आपके पास किसी अलार्म से जुड़ा होगा, जो अलार्म में करंट जाते ही वो आपके पास बोलने लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेटल डिटेक्टर वर्क करते हैं आपके पास एडीज करंट के प्रिंसिपल पे। ठीक है, देखो इसके तो बहुत ज़्यादा यूजेज है डेली लाइफ में ना, करते रहते हैं। दूसरा यूज़ हम देखते हैं, एक यूज़ हमारा हो गया है मेटल डिटेक्टर के अंदर। दूसरा यूज़ देखो क्या बताएं, दूसरा यूज़ आपके पास उसको मतलब बोलने में नहीं आ रहा, जस्ट मैं आपको वैसे दे रहा हूँ कि होता क्या है। कुछ ऐसे झूले से रहते हैं आपके पास, ऐसा एक झूले नहीं होते वो बड़े बड़े जिन पे झूलते हैं आपके पास, है ना, उसमें क्या रहता है आपके पास नीचे का हिस्सा आपके पास मेटल का रहेगा। मैं मतलब एक झूले के वो वाले झूले की बात कर रहा हूँ, झूले को एकदम पहले हाइट पे पहुंचा दिया जाता है, ऊपर सीधे वाले पे बात कर रहा हूँ, फिलहाल नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सीधे वाले पे बहुत हाइट पे गए आपके पास और एकदम से वहाँ से नीचे गिरा दिया जाता है आपको, तो पहले आप एकदम फ्री फॉल करते रहते हो और एकदम जब नीचे गिरने को हो जाते हैं तब एकदम से आके वो रुक जाता है आपके पास। झूला एकदम ऊपर गया, जितना भी 50 फुट 100 फुट जितना भी जाना उतनी ऊपर गया, सब बैठे होते हैं झूलने पे और उसको एकदम से गिरा दिया जाता है, तो झूला एकदम नीचे आता है और फिर आपके पास सबको ऐसा लग रहा होता है कि गिरने वाले हैं और वो नीचे आके एकदम से रुक जाता है। ठीक है, वो वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें ऊपर तो आपके पास नॉर्मल बिना मेटल का आपके पास नॉर्मल जो भी है ये पाइप से टाइप का, ठीक है, वो है। नीचे वाला जो होता है आपके पास, नीचे वाला हिस्सा क्या आपके पास मेटल का बना होता है। तो जैसे इसमें ऐसा झूला सा है, इसमें आदमी बैठे हैं इधर इधर ऐसे, ठीक है, हर जगह चारों तरफ आदमी बैठे हैं आपके पास, कुर्सियाँ सी गली हुई, ठीक है, इस तरीके से है। तो क्या होगा आपके पास ये झूले को गिराते हैं ऊपर से एकदम छोड़ दिया, तो यहाँ तक जब ये गिरेगा तो इधर आपके पास नॉर्मल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिर रहा होगा आपके पास, यहाँ से गिरा 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 गिरा, जैसे ही इधर पहुँचता है ये आपके पास, तो ये आपके पास मेटल की शीट आ गई और इसमें ना इसके नीचे यहाँ पे मैग्नेट लगी रहती है, एक मैग्नेट लगी रहती है। तो जैसा ये पाइप वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, बिल्कुल वैसा ही केस होगा, पाइप में एक मैग्नेट गिरा दी वैसे वाला केस हो रहा था। ये मोशन को अपोज कर रहा था ना, लेट गिर जाता आपके पास, तो होगा क्या, इस मैग्नेट की जब ये गिरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, ठीक है, नॉर्थ पोल आ रहा होगा तो नॉर्थ पोलैरिटी से फील्ड बाहर निकल रहा होगा, साउथ में अंदर जा रहा होगा, इस तरीके से झूले के बीच में मैग्नेट लगी है। तो जब ये नीचे आ रहा है तो वो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड इस मेटल शीट से लिंक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होएगा तो इसके अंदर एडीज करंट प्रोड्यूस होंगे। और आप इसको वहाँ पे देख चुके हो, आप एडीज करंट क्या करते हैं, मोशन को अपोज करते हैं। तो नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ पोलैरिटी प्रोड्यूस करेगा और ये इतना ज़्यादा हो जाएगा आपके पास कि इसके मोशन को अपोज करता 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 लास्ट में आके इसके मोशन को एकदम स्लो ही कर देगा और ये आपके पास इवेंचुअली आके रुक जाता है। तो ये जो झूले हैं आपके पास ये भी इसी पर वर्क कर रहे हैं, पता नहीं इसको लिखूँ कैसे, पॉइंट का क्या नाम दूँ, पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये भी किस पर वर्क करता है, एडीज करंट पर। थर्ड बात करता हूँ मैं एडीज करंट की एप्लीकेशन, शायद इसका भी मेरे को पॉइंट का नाम नहीं पता, मैं जस्ट मैं आपको समझा दूंगा, शायद इंडक्शन कुकर बोलते हैं, ऐसा ही कुछ होगा। उसमें क्या होता है ना, जो आजकल वो आते हैं आपके पास कुकर से, उसमें आप क्या करते हैं, एक मतलब गैस रहती है इस तरीके से, ठीक है, इसमें आप करंट देते हैं, आप करंट देते हैं, ओ सॉरी, तो करंट देते हैं तो उसकी वजह से जो भी आप बर्तन इसमें रखते हैं तो ये आपके पास गर्म होने लग जाता है ना, गर्म होएगा, फिर उसमें जो भी खाना वाना बनाना है वो बना सकते हैं। तो इसका बर्तन भी अलग से आता है आपके पास। ओके, देखो होता क्या है इसके अंदर, ये आपके पास गैस है मान लो गैस के अंदर ऐसे कोयल लगी रहती है, गैस के अंदर क्या है, कोयल, गैस के अंदर क्या है, कोयल। आप कोयल में करंट देते हैं, कोयल में करंट दिया तो कोयल में जब करंट जाएगा तो वो एक जब भी करंट होता है किसी कोयल में तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आसपास है, यहाँ पर करंट डायरेक्ट खाने को नहीं दे रहे हम, जो खाना बना रहे हैं उसको नहीं दे रहे, गैस के अंदर कोयल लगी हुई है, कोयल में करंट गया, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड गैस के चारों तरफ है, गैस पर भी है मतलब गैस के चारों तरफ भी है।
अब क्या करते हो आप, इस पर लाकर उस कुकर के साथ, मतलब इसके साथ अपना ही बर्तन आते हैं, वो उन बर्तन में ही खाना बन सकता है। आप नॉर्मल घर वाले बर्तन रख देते हैं तो उनमें नहीं बनता। तो वो क्या करते हैं, उसका अब बर्तन लेके आए, बर्तन गैस के ऊपर रखा, तो आपके पास नीचे क्या आ रहा है, एसी करंट है, वैसे ही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एसी करंट डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस बर्तन के पास पहुंच रहा है, और आप सभी को पता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो एडीज करंट प्रोड्यूस होंगे। तो इस बर्तन में सर्कुलर फॉर्म में करंट प्रोड्यूस होने लग गए, एडीज करंट। ठीक है, एडीज करंट प्रोड्यूस होंगे। उस बर्तन का कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग आपके पास उसके अंदर क्या हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने लग जाता है। जो भी खाना वाना बनाना है फिर आप उसमें डाल लो, और मतलब कंट्रोल करने के लिए रहता है कि कंट्रोल हो जाता है कि इतना करंट आ रहा होगा तो इतना टेम्परेचर हो गया, ये इस तरीके से, है ना। तो वो सब कंट्रोल के लिए उसमें दे रखा होता है। वो करंट, उसको करंट के एडीज करंट को कंट्रोल कर रहे हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। उसको ज़्यादा चेंज करा रहे हैं, कम चेंज करा रहे हैं, वो सब उसमें होती होगी सिचुएशंस। ठीक है, पर एक्चुअली में होता ही है। अंदर नीचे रखी कोयल जो है उसमें करंट गया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले बर्तन तक पहुंचा, तो उसके अंदर एडीज करंट प्रोड्यूस हुए और हीटिंग इफेक्ट से उसमें गर्म होने लग गया वो। तो जो भी आपने खाना वाना बनाना है वो डाला, उसको इतना टेम्परेचर मिला तो वो आपके पास बन जाता है। ठीक है, ये इंडक्शन कुकर में आपकी इसकी वर्किंग आ गई। ठीक है, 3 यूज हो गए। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पर। तो नंबर 4 है आपके पास, जैसे क्या बताएं, नंबर 4 आपके पास है टू मेकिंग डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने में भी इसका यूज होता है। मैं देख लेता हूँ, वीडियो चल रही है नहीं। ठीक है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने में, डेड बीट गैल्वेनोमीटर किसको बोलते हैं एक बार थोड़ा सा देखते हैं। गैल्वेनोमीटर में इधर क्या होता था, आपके पास ये कोयल होती थी जिसमें आपके पास ऐसा अंदर एक आयरन सिलेंडर रखते थे आपके पास, है ना। ये आपके पास मैग्नेट्स के बीच में रखी रहती थी, नॉर्थ साउथ, इधर स्प्रिंग रहता था। ये आपके पास करंट उधर गया, करंट इधर गया, इस तरीके से। यहाँ एक सुई रहती थी जो आपके पास एक स्केल पे घूमती रहती थी, है ना, ऐसा रहता था आपके पास। तो अच्छा सा डायग्राम नहीं बना रहा, बस जस्ट समझा रहा हूँ आपके पास। तो जैसे ही इसमें करंट दिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, तो ये घूमती थी आपके पास। गैल्वेनोमीटर पढ़ के है। तो ये आपके पास जब घूम रही होती थी, तो जब ये घूमती है और स्प्रिंग इसको वापस लाना चाहता है, ये घूमती है तो स्प्रिंग इसको वापस लाना चाह रहा है, तो स्प्रिंग लगातार अपोज कर रहा होता है इसके मोशन को। ठीक है, तो जब भी आपको इसको कोई करंट दिखाना है, मान लो 5 एम्पियर दिखाना है, तो सुई जब इधर आती है तो इधर रुक नहीं पाती, एक ही जगह पे नहीं रुक पाती, क्योंकि लगातार नीचे से अपोजिशन इसको मिल रही है। तो लगातार नीचे से अपोजिशन मिल रही है, तो वो तो लगातार इसको पीछे ले जाना चाह रहा है, नीचे वाली अपोजिशन, रीस्टोरिंग टॉर्क जो स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो तो वापस ले जाना चाह रहा है, पर करंट इसको वापस लाना चाह रहा है। ये वापस ले जाना चाह रहा है करंट, वापस ये वापस, ये इधर, तो ऐसा चलता रहता है। तो सुई एक जगह पे एकदम से नहीं रुकती। जो सुई है जो इससे लिंक है ऊपर ऐसा, वो आपके पास थोड़ी सी इधर 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 ऐसे बहुत फास्ट वाइब्रेट करती रहती है। कुछ गैल्वेनोमीटर में कभी देखे होंगे हम, आप लोगों ने नहीं देखा होगा लैब के अंदर, इस साल तो आपकी लैब ही नहीं हुई है। कुछ गैल्वेनोमीटर ऐसे होते हैं उसकी सुई एक जगह रुकती नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत फास्ट वाइब्रेट करती रहती है। ठीक है, अब ऐसा वाइब्रेट करती रहेगी तो आप ये बता नहीं पाएंगे 5 करंट है या 5.1 है या 4.9 है, ऐसा कुछ बता ही नहीं पाएंगे आप, है ना। तो ये कन्फ्यूज़न होगी आपके पास, इसको दूर करना है। ये क्या है आपके तरीके से, एक तरीके से सुई जो है ओसिलेट कर रही है एक मीन पोजीशन के इधर उधर, टू एंड फ्रो। इस ओसिलेशन को डैम्प्ड करना, आपने रोकना है। तो आप क्या करेंगे, जिसकी ओसिलेशन को डैम्प्ड कर दिया गया वैसे गैल्वेनोमीटर को बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर, है ना। उसमें सुई जो है आपके पास ओसिलेट नहीं करेगी। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास जो ये बोला गया था ना कि इसके अंदर एक करंट कैरिंग कोयल होती है। ठीक है, ये कोयल होती थी ना रेक्टेंगुलर लूप की, जिसपे वायर लपेट रखे होते थे। ये जो कोयल होती थी, ये आपके पास एक मेटालिक फ्रेम होता है। क्या होता है, मेटालिक फ्रेम और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का। ये मैंने आपको गैल्वेनोमीटर जब करवाया था उसमें ये बताया हुआ है। ठीक है, मेटालिक फ्रेम है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का। मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल है तो ये तो खिंची जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा नॉर्थ या साउथ की तरफ, तो घूमने वाली बात ही नहीं आएगी आपके पास, है ना। तो नॉन मैग्नेटिक पर है मेटालिक फ्रेम। तो ठीक है, मेटालिक फ्रेम है, तो जैसे ही इस मेटालिक फ्रेम यो मैग्नेटिक फील्ड में घूमने लगेगा तो इससे लिंक फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा होगा।
कैसे चेंज हो रहा होगा, क्योंकि आपके पास जो एरिया वेक्टर है वो चेंज हो रहा है, आपके पास घूम रहा है तो अलग अलग एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा ना, वो तो सब देखा हुआ हमने। अलग अलग एरिया आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होएगा, एडीज करंट। एडीज करंट प्रोड्यूस होएगा। तो अब ध्यान से देखो, एडीज करंट अभी तक क्या करता रहा था, अभी सब देखे हमने, सारे एग्जांपल देखे हैं। एडीज करंट बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है। इस वाले एग्जांपल में भी देखा था, ये ऐसा लटका रखा था तो ये उधर जाता भी रोक रहा था, इसको बाहर निकलता भी रोक रहा था, है ना, सब काम कर रहा था। तो अब क्या होगा, जो इसके साथ सुई लगी है, जैसे ही ये घूम के उधर गई तो ये पाथ से जब आगे जाने जा रही होगी तो इसमें करंट अलग तरीके से इंड्यूस होगा, इसको वापस ले आएगी। यही कर रहे थे ना, जब ये बाहर निकल रहा था तो वापस ले आता है, जब ये उल्टा जा रहा है तब वापस ले आएगा। तो ऑसिलेशन को डैम्प कर रहा था। इस वाले एग्जांपल में देखा हमने, इधर ले जाया, अंदर जा रहा है तब भी रोक रहा है, बाहर निकल रहा है तो फील्ड से ना अंदर जाने दे रहा है ना बाहर जाने दे रहा है, मतलब कोई जहाँ रह रही है वहीं रहने देना चाह रहे हैं, आपके पास चेंज को अपोज करता है। तो सुई जो है आपके पास, उसको ना आगे जाने देगा ना पीछे जाने देगा, थोड़ी बहुत आगे पीछे एक बार जाएगी भी तो उसको अपोज करके ये जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसको ले आएगा। तो इस तरीके से डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनता है। डेड बीट गैल्वेनोमीटर में हमने एडीज करंट की हेल्प ली है। एडीज करंट की हेल्प लेने के लिए जिस लूप के ऊपर वायर लपेट रखे होते थे, जो कोइल होती थी, उसको मेटालिक फ्रेम का लिया गया होता है ताकि उसके अंदर एडीज करंट प्रोड्यूस हो और वो एडीज करंट आपके पास चेंज को अपोज कर सके, सुई एकदम से आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में आके रुक सके। इस तरीके से डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। नंबर 5 इसकी एप्लीकेशन है आपके पास इंडक्शन फर्नेस बोलते हैं शायद उसको। नंबर 5 इंडक्शन फर्नेस। ये तो फर्नेस मतलब भट्टी सी टाइप की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देके मेटल को पिघलाना हो, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ दूर करनी हो, है ना, मेटलर्जी में आपने किया होगा। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए एडीज करंट की हेल्प होती है। तो उसमें क्या होता है आपके पास, जैसे कुछ भी भट्टी सी टाइप का रहेगा आपके पास, इसके चारों तरफ है ना, ऐसा इसकी दीवारों के चारों तरफ ऐसा कोयल लगा रखे हैं, जैसे हीटर के वायर होते हैं ना, वैसे ही कोयल्स लगा रखी होती है चारों तरफ, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ से उसमें एसी करंट दे देते हैं। इन जनरली एसी करंट देते हैं। एसी करंट क्या होता है, चेंज करता रहता है आपके पास डायरेक्शंस, ठीक है। एसी करंट क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता रहता है, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, इस तरीके से। जिस भी मेटल को पिघलाना है, मेटल को इस भट्टी के अंदर बीच में कहीं पे रख दिया, तो जब कोयल के अंदर करंट जाएगा तो आप सभी को पता है कि कोयल के अंदर करंट जाएगा तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है आपके पास, है ना, सभी को पता है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इस कोयल से लिंक होगा, मतलब जो अंदर मेटल रखी है उससे लिंक होगा, मेटल के जो भी टुकड़े हो गए मेटल से लिंक, क्योंकि ये बार बार करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, एसी करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है लगातार चेंज हो रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा होगा तो कोयल से लिंक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर एडीज करंट प्रोड्यूस होते हैं और ये करंट काफ़ी हाई वाला देते हैं हम, तो एडीज करंट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। और फिर आपके पास आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग आपके पास उसके अंदर क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होएगा। हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा एडीज करंट है तो करंट के ज़्यादा होने से हीटिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होएगी, हीटिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होएगी तो आपके पास क्या होगा, पिघलने लग जाएगा आपके पास। तो इसमें डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट नहीं देना पड़ा मेटल से, डायरेक्ट तार वार लगा के उसमें कोई करंट नहीं देना पड़ा, दूर से ही हो रहा है आपके पास सब कुछ, है ना। हमने तो बाहर करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम ये काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंडक्शन फर्नेस आपके पास काम आती है मेटल को पिघलाने के लिए, है ना। ये था आपके पास नंबर 5 एप्लीकेशन। नंबर 6 एप्लीकेशन आपके पास मैग्नेटिक ब्रेक्स में इसका हेल्प होता है। नंबर 6 है मैग्नेटिक ब्रेक्स। तो वैसे तो इसका डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, मैं बस एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जैसे कोई टायर है, ट्रेन वाले ब्रेक की बात नहीं कर रहा, ट्रेन वाले लगे, वैसे किसी टायर में ब्रेक की बात कर रहा हूँ। कोई टायर है, टायर में जो इधर एक्सल लगा रहता है, गाड़ी वाड़ी में सबने देखा होगा, तो वहाँ पर मैग्नेट रहती है। ये आपके पास मैग्नेट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये आपके पास नॉर्मल वाली मैग्नेट नहीं है कि जो हरदम मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो जैसे टायर आपके पास ओमेगा वेलोसिटी से इस तरफ घूम रहा होता है, जब इसको रोकना होता है तो इसके अंदर इस मैग्नेट के अंदर करंट दे दिया जाता है। मैग्नेट के अंदर जैसे ही करंट दिया तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड जैसा भी होगा, जैसे नॉर्थ से बाहर निकल रही है साउथ में जा रही है, नॉर्थ से बाहर निकल रही है साउथ में, इस तरीके से जो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस बाहर टायर पर पहुंचेगा आपके पास, है ना।
मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही टायर पे पहुंचेगा, ये आपके पास इसके मतलब रिम में पहुंचेगा, रिम में, तो उसके अंदर क्या होएगा, आपके पास एडीज करंट प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ये वायर घूम रहा है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की तरह रहेगा वो काम। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वायर में जाएगा तो इसके अंदर एडीज करंट प्रोड्यूस होंगे, और एडीज करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होंगे कि वो इसको अपोज कर सके। तो ये आगे घूम रहा है, उस तरफ घूम रहा है, तो ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये आपके पास रुक जाएगा। तो एडीज करंट मोशन को अपोज कर रहा है, एक तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा रहा, मैंने बस इतना दिखा दिया कि मोशन को अपोज कर रहा है तो उल्टी डायरेक्शन में लगेगा और ये इसको रोक देता है। तो ज़्यादा डिटेल में है भी नहीं। ट्रेन्स में कुछ ऐसा है कि ट्रेन में जो नीचे यहाँ पर डब्बे के नीचे इधर इलेक्ट्रोमैग्नेट रखी रहती है, जो ट्रेन आपके पास पटरी पे चल रही होती है, तो क्या होता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है तो इससे लिंक मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास रेलिंग्स पर पहुंचेगा, रेलिंग्स आपके पास उनके अंदर एडीज करंट प्रोड्यूस होगा, और एडीज करंट इसके मोशन को अपोज करेगा, इसको लगातार पीछे खींचेगा, है ना, ये आगे जा रही है तो इसके मोशन को अपोज करेगा, पीछे खींचेंगे, इस तरीके से ट्रेन रुक जाती है आपके पास। तो इस तरीके से मैग्नेटिक ब्रेक्स आपके पास वर्क करते हैं। ठीक है, तो पहले के टाइम में एक मीटर आते थे, जो बिजली के मीटर होते हैं ना, इलेक्ट्रिक मीटर। पुराने टाइम पे जो इलेक्ट्रिक मीटर होते थे, आजकल तो वैसे वाले नहीं हैं, उनके अंदर एक ऐसे चक्री सी घूमती रहती थी इस तरीके से। ठीक है, उनके अंदर एक चक्री सी घूमती रहती थी, वो भी ऐसे ही होता था कि कोई वायर है, बाहर से आया, मीटर से बाहर गया, तो उस वायर के करंट की वजह से वहाँ पे एडीज करंट प्रोड्यूस, ये सब थी एप्लीकेशंस आपके पास एडीज करंट की। एडीज करंट की ये तो हमने यूज कर लिए, पर अगर जहाँ पर हमको ये यूज नहीं करने होंगे वहाँ पर ये नुकसान भी करता है, तो उन एडीज करंट के नुकसान को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं वो देख। तो नेक्स्ट आपके पास है हाउ टू रिड्यूस एडीज करंट। ठीक है, और ये पूछ लिया जाता है कई बार आपसे, तो हाउ टू रिड्यूस एडीज करंट, इसका एक बार जिक्र फिर आएगा आपके पास, हाउ टू रिड्यूस, ट्रांसफॉर्मर में एक बार जाके फिर वर्क आएगा, जिक्र आएगा, रिड्यूस एडीज करंट, इनको कैसे कम किया जा सकता है, हाउ टू रिड्यूस एडीज करंट। ठीक है, देखिए आपके पास एडीज करंट आपके पास किसी मेटल सीट में प्रोड्यूस होते हैं एडीज की फॉर्म में, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसके पास पहुंच रहा होता है। अगर उस मेटल सीट का रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो, रेजिस्टिविटी हाई हो, आप खुद ही सोचिए, मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि किसी भी मटेरियल में एडीज करंट प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूँ कि एडीज करंट किसी मेटल में प्रोड्यूस हो रहे हैं। मेटल ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेटल्स की रेजिस्टिविटी लो होती है आपके पास, है ना, मेटल्स का रेजिस्टेंस लो रहता है, तो उसके अंदर करंट जाना ईजिली होता है, चार्जेस का मोशन ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास मेटल है तो उसके अंदर एडीज करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, अगर आपके पास नॉन मेटल है तो उसमें एडीज करंट प्रोड्यूस नहीं होते हैं आपके पास। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर चार्जेस को इतना इजीली अपने अंदर से मूव नहीं करने देता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उसके पास। ऑलराइट, तो अगर उस मेटल की रेजिस्टिविटी हाई हुई, अगर रेजिस्टिविटी हाई हुई तो करंट के फ्लो को अपोजिशन मिलेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी हाई, रेजिस्टेंस हाई, तो करंट का फ्लो में दिक्कत आएगी उतनी ज़्यादा, तो एडीज करंट जो है अपने आप ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी आपको किसी चीज़ में, किसी मटेरियल में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना पड़ रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से वहाँ पर एडीज करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं और आप चाह रहे हैं एडीज करंट ना प्रोड्यूस होए, तो आप उस मटेरियल को रिप्लेस कर सकते हैं किसी ऐसे मटेरियल से जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो। फर्स्ट बात तो ये। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी हाई कैसे की जा सकती है, आप सभी को पता है R इजिकल टू रो L बाई ए होता है। ठीक है, R इजिकल टू रो L बाई ए, या आप बोल लो रो इजिकल टू R A बाई L, ये होता है ना आपके पास। तो आप एरिया को बढ़ाकर रेजिस्टिविटी बढ़ा सकते हैं, पहली बात तो। ठीक है, एरिया को बढ़ाकर रेजिस्टिविटी बढ़ा सकते हैं, सॉरी रेजिस्टिविटी तो चेंज ही नहीं होती ना सॉरी, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है एरिया वगैरह से, हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। आप एरिया को घटा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, एरिया को घटा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये वाला केस। तो फर्स्ट आपके पास मेथड इसी से लेके आऊँगा मैं, अगर एरिया घटा दूँ, मैं एरिया घटा दूँ तो आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा आपके पास, तो आपके पास एडीज करंट आपके पास कम हो जाएंगे, पहली बात तो ये। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार कुछ एग्जाम्पल सा देखते हैं, और भी इसका कुछ फ़ायदा है। हमने ये वाला एग्जाम्पल किया था
कि नॉर्थ और साउथ के बीच में एक प्लेट आपके पास इस तरीके से थी, शीट इस तरीके थी जो आपके पास इस तरीके से ओसिलेट कर रही थी, है ना। इसको कुछ टाइम लग रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और देखते हैं हम। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, पहले बिना मैग्नेट के इनको ऐसा ओसिलेट कराया इस तरीके से, तो ये कुछ टाइम ले रहा था, मान लो 40 सेकेंड। फिर हमने क्या किया, इसको मैग्नेट्स के बीच में रखा, तो हमने देखा कि ये 10-15 सेकेंड ही ले रहा है और ये जल्दी रुक जा रहा है। इसके एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। अब हम क्या करते हैं, इस शीट को काट देते हैं। हमने क्या किया, इस शीट को ऐसा काट दिया, जैसे ये शीट थी, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, और ये वाले हिस्से काट के इससे निकाल लिए, तो एरिया कम कर दिया हमने इसका। तो अब इसको जब मैं ऐसे ही लटका के, इधर जो ये लटका रखी है इसको मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया, तो मैंने क्या देखा, इसको इधर ले जाके छोड़ा तो ये फिर से थोड़ी जल्दी रुक जाता है। तो जब कुछ भी नहीं था आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं था, तो ये लगभग 40 सेकंड ले रहा था। जब कुछ भी नहीं था, कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक है। जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और उसको ऐसे ही रखा, तो ये मान लो 10 सेकंड में आके रुक रहा है। और अब मैंने इसको कट कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, अब 10 से तो ज़्यादा ही ले रहा है, मान लो अब ये ले रहा है 25 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि जब ये पूरा का पूरा लूप था, तो उस टाइम पे एडीज करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हुए होंगे, तो आपके पास एडीज करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हुए तो ज़्यादा पोजीशन देगा, जल्दी रुक रहा था। मैंने क्या किया, अब इसको कट करके इसका एरिया घटा दिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, ठीक है। एरिया घटाने से एक्चुअली में क्या हुआ होगा, जो फ्लक्स का फॉर्मूला B.A होता है, इसमें एरिया को कम करने से हमने फ्लक्स को कम कर दिया। वैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है पर कम चेंज होगा। फ्लक्स आपके पास कम चेंज होगा तो चेंजिंग फ्लक्स आपके पास जो करंट इंड्यूस करेगा वो भी कम होगा, तो एडीज करंट इसके अंदर ऑटोमेटिकली कम प्रोड्यूस होंगे। तो हम एरिया को कम करके एडीज करंट को रिड्यूस कर लेते हैं। एरिया के कम करने से दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ ये हुई, आपके पास एरिया को कम करने से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये कम हो गया, ठीक है। फॉर्मूला B.A होता है। दूसरा क्या हुआ, एरिया को कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। तो ये दोनों ही काम इन दोनों के कामों की बदौलत एडीज करंट जो थे वो आपके पास डिक्रीज हो गए, है ना। अब देखो आपके पास एडीज करंट जो है यहाँ पर अपने थोड़े से प्रोड्यूस हुए, या जनरली ऐसे बोलते हैं, बुक में ऐसे दिखा देते हैं। अब ये इतने छोटे छोटे आपने इसके पोर्शन काट दिए कि जो करंट को घूमना है, इलेक्ट्रॉन को घूमना है, वो इस तरीके से घूमेगा आपके पास। तो इलेक्ट्रॉन को पूरा चक्कर लंबा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इतना लंबा चक्कर लगाएगा तो लेंथ बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन के मूव करने की लेंथ बढ़ गई, तो उससे भी आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ गया, कैसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेन एम ये है कि आपके पास जब आप एरिया को कम कर देंगे तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कम हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तो उतना ही होएगा पर फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो फ्लक्स की वैल्यू कम होगी तो उसके अंदर इंड्यूस करंट कम आएंगे, तो आपके पास एडीज करंट ऑटोमेटिकली कम होगी, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड ये होगा ऐसा स्लोट से काट देंगे हम, ठीक है। इसको ट्रांसफॉर्मर में जाके एक बार फिर से इसका जिक्र करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, आपके पास एरिया को कम करना है ना, आपने एरिया को कम करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, आपके पास अगर कोई मोटी सी शीट हो, जैसे आपके पास ऐसे एक बड़ी सी मोटी सी शीट है, इस तरीके से पूरी मेटल की शीट है ये भी, ठीक है। ये मेटल की शीट है, तो इसको पूरी की पूरी को यूज में ना लेके हम इसके क्या करते थे, छोटे छोटे पोर्शन बना देते हैं। हम इसको ऐसे पार्ट्स में काट देते हैं, जैसे शीट को पूरा एक साथ ना लेके हम इसको ऐसे पार्ट्स में ले लेते हैं, हम इसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में ले लेते हैं, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे। तो इस शीट को पूरी एक साथ ना लेके हम छोटे छोटे इसके, जैसे आपके पास ये पूरा शीट है तो हम इसको बहुत पार्ट्स में काट के अलग अलग लेके एरिया उतना ही रख लेते हैं, ठीक है। ये पूरी शीट को ना लेके ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में ले लेते हैं। अब क्या होगा आपके पास, अब हर एक हिस्से को हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे से चिपका देते हैं, किससे, एक लेमिनेटेड कोर से, ठीक है। मतलब कुछ लेमिनेशन या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ करके हम इनको चिपका देते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए चाहे बीच में, जैसे अगर नॉर्मल सी चीज़ है तो बीच में कागज़ लगा दिया या और कुछ लगा दिया, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल बीच में डाल दिया हमने, ठीक है। तो ये सीड्स को वापस से सबको काट के छोटा छोटा एरिया लेके इनको मिला दिया तो आपके पास क्या होगा, बड़ी शीट बन गई, पर बीच में इनके क्या लगा रखा है, इंसुलेटर लगा रखा है। तो जब एडीज करंट प्रोड्यूस होंगे
पहले देखो इसमें एडीज करंट प्रोड्यूस होते थे, तो यहाँ पर तो प्रोड्यूस होता ही होता था, प्लस ये एडीज करंट, यही एडी करंट आपके पास पूरी थिकनेस के अलोंग घूम के आ जाता था। तो हर एक लूप में आपके पास अंदर पूरे सरफेसिस में एडीज करंट आ जाता था, फिर लास्ट तक रहता था, यहाँ तक पूरा घूम के आ गया। अब हमने क्या कर दिया, इसको इतना ना करके हमने ऐसी थिन सिटीज में काट लिया, ठीक है। इसके पहले तो इधर भी होता था आपके पास, तो एडीज करंट वहाँ तक चले जाते थे, अब वैसा नहीं है। उधर वाला हिस्सा ऐसा कटने के बाद दोबारा आया हुआ है जिसके बीच में गैप है, तो एडीज करंट जब प्रोड्यूस होएगा तो इस ऊपर वाली सीट में तो प्रोड्यूस हो जाएगा, इससे पिछली वाली में नहीं जा पाएगा। पिछली वाली में क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके पास इंसुलेटेड मटीरियल है, तो आपके पास जिस सीट में एडी करंट प्रोड्यूस हुआ है उसी में रह जाएगा, इससे पीछे वाली में नहीं जा पाएगा, ठीक है। पीछे वाली में नहीं जा पाएगा, तो पीछे वाली में अगर नहीं जा पाएगा तो एडीज करंट सिर्फ एक ही सीट तक लिमिटेड रह गया आपके पास। तो एडीज करंट आपके पास लिमिटेड हो गया, एडीज करंट लिमिटेड हो गया तो एडीज करंट कम हो गया आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से एक पूरा मटेरियल ना लेके उसके कुछ पार्ट्स में ले लो, कुछ टुकड़ों में ले लो एरिया को, और उनको किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से जोड़ दो बीच में ले जाके, तो इस तरीके से भी आप एडीज करंट को कम कर सकते हैं। वो पूरे सरफेस में फैल ही नहीं पाएगा, जिस सीट पे चला गया उसी पे रह जाएगा, उससे दूसरी पर जाने के लिए उसको कंडक्टिंग मीडियम चाहिए। कंडक्टिंग मीडियम है ही नहीं, तो फर्स्ट का एडी करंट फर्स्ट में ही रह जाएगा, दूसरी वाली तक पूरे सरफेस में नहीं फैल पाएगा। इस तरीके से एडीज करंट को रिड्यूस किया जा सकता है लेमिनेटेड कोर लेकर, ठीक है। इसको बोलते हैं लेमिनेटेड कोर लेना, और इसका यूज ट्रांसफॉर्मर में जाके आएगा, ठीक है। ये आपके पास लेमिनेटेड कोर है, ट्रांसफॉर्मर में जाके इसका यूज देखेंगे, ठीक है। जो मैंने रजिस्टिविटी वाली चीज़ बताई ये ट्रांसफॉर्मर में ही यूज होगी ये भी जाके, कि रजिस्टिविटी हाई, तो हम सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर, सॉफ्ट आयरन कोर की रजिस्टिविटी हाई होती है, तो वहाँ पर आपके पास एडीज करंट उसमें कम प्रोड्यूस होते हैं। रजिस्टिविटी हाई तो एडीज करंट कम प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने एडीज करंट आज किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडक्टर के बारे में देखेंगे और एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर करेंगे, और कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।